रासायनिक खेती ही करते थे। रासायनिक खाद के लिए जो दीदी लोग थे बाहर नहीं जा पाते थे। कीटनाशक दवा खरीदते थे तो उसके लिए हमको पैसा भी खर्च करना पड़ता था। जैविक खाद बनाना ये जानकारी नहीं था। अभी हम खुद बना लेते हैं भैया। जैविक खेती है वो 2010 से हम चालू किए हैं। खर्चा भी कम लगता है। जब पहले लगाते थे तो उतना फायदा नहीं मिलती थी, एक गुच्छा गुच्छा लगाते थे तो पेड़ भी नहीं बनती थी। जैविक खेती करने से हमको उत्पादन ज्यादा मिलता है। 10 कुंटल 12 कुंटल धान होता था 1 एकड़ में, वहाँ 15 या 20 कुंटल आज हो रहा है। अभी बीमारी कम हो गया। फल भी अच्छा लगते हैं, सब्जी भी अच्छा लगती है। बेचने जाओ तो लोग उसी को देखते हैं पहले, तो उसका रेट भी बढ़िया मस्त मिलता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की बहुत बड़ी आबादी की रोजी रोटी खेती के सहारे ही होती है। किसान पीढ़ी दर पीढ़ी से खेती करते आए हैं और उसी जमीन से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं एवं अन्य आबादी के लिए भोजन सामग्री मुहैया करवाते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों से किसान अब खेती से मुंह मोड़ रहे हैं। कई किसान खेती छोड़ मजदूरी के लिए पलायन कर रहे हैं। रासायनिक खाद के लगातार अंधाधुंध प्रयोग से मिट्टी का कुदरती उपजाऊपन, लचीलापन, भुरभुरापन खत्म हो रहा है और अब वो कठोर हो रही है। पानी को धारण करके नमी को लंबे समय तक रखने की उसकी कुदरती क्षमता खत्म हो रही है। इसके साथ साथ फसल में रोगों और कीटों की रोकथाम के लिए भारी मात्रा में रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है, जिसका बुरा असर केवल हमारे स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं, जल, जंगल, जमीन सब पर हो रहा है। आज मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की परसवाड़ा प्रखंड में महिला किसानों ने इस चक्रव्यूह से बचने के लिए अलग राह चुनी है। उन्होंने इस जहरीली खेती को छोड़ जैविक खेती करने की पहल की है। जिले में कार्यरत प्रदान संस्था ने महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत महिला किसानों को परीक्षण करके जैविक खेती करने के हुनर को सिखाया है। आज इस इलाके की महिलाएं निपुण किसान के रूप में जैविक खेती कर रही हैं और इसके बारे में अन्य किसानों को भी अवगत करा रही हैं। आइए अब इस फिल्म के माध्यम से इन महिला किसानों के अनुभवों को समझते हैं और देखते हैं कि प्राकृतिक खेती कैसे की जाती है। प्राकृतिक खेती करने के लिए 4 मुख्य पहलू हैं, जैसे कि स्वस्थ बीज का प्रबंधन, उर्वरक मिट्टी का प्रबंधन, कीटों और रोगों से बचाव, उन्नत फसल परिचालन। आइए अब इन सब पहलुओं के बारे में बात करते हैं। स्वस्थ बीज का प्रबंधन। अच्छी खेती और पैदावार बढ़ाने के लिए स्वस्थ और रोग मुक्त बीज का होना बहुत जरूरी होता है। देशी बीज की तुलना में बाहर का हाइब्रिड बीज से खेती करने में बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक खाद, कीटनाशक और पानी की जरूरत होती है। देसी बीज स्थानीय वातावरण के उतार चढ़ाव से ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं तथा रोग कीट के प्रति अधिक सहनशील व प्रतिरोधी भी होते हैं। इसलिए प्राकृतिक खेती में देसी बीज के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। सही पद्धति अपनाने से देसी बीज भी अच्छे पैदावार देते हैं। स्वस्थ बीज पाने के लिए किसान को उन्नत बीज का चयन एवं सही भंडारण की जरूरत होती है। बीज की चयन प्रक्रिया। सर्वप्रथम फसल के सही किस्म का चयन करें। इसके साथ ये भी ध्यान देना चाहिए कि वो बीज अपने क्षेत्र में पिछले कुछ सालों से लगातार अच्छी पैदावार देते रहे हों। बीज का संरक्षण। किसान संग्रहित बीज को आने वाले समय में इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित रूप में भंडारित करते हैं। बीज को भंडारण करने से पहले उसको सुखाना चाहिए। संरक्षण करते समय ये भी ध्यान दिया जाता है कि बीज में उपयुक्त मात्रा में नमी बनाए रखें।
न कम न ज्यादा, ताकि बीज जीवित रहे। संभावित रोग और कीड़े से बचाने के लिए बीज को प्लास्टिक के बोरे या मिट्टी के बर्तन में अच्छे से बांध कर रखें। अधिक दिन तक कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए बीज को नीम या बेगुनिया आदि पत्तों के साथ मिलाकर रख सकते हैं। बीज की छटाई। भंडारित बीज को इस्तेमाल करने से पहले उसमें स्वस्थ बीज को अलग करना पड़ता है। बड़े आकार वाले बीज को हाथ से परख कर अच्छे बीज को चुनते हैं, परंतु छोटे अधिक मात्रा में उपयोग होने वाले बीज को नमक के घोल में छानकर स्वस्थ बीज को अलग किया जाता है। नमक के घोल बनाने के लिए एक बर्तन में पानी लेकर नमक तब तक मिलाया जाता है जब तक कि अंडा या आलू नमक के घोल में तैरने न लगे। इस प्रकार तैयार हुए नमक के घोल में बीज को धीरे धीरे डाला जाता है। बर्तन की तली में बैठे हुए बीज स्वस्थ होते हैं, जिसको साफ पानी में 3 से 4 बार धोकर बुआई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बीज का उपचार। रोगों से मुक्त करने के लिए बीज को उपचारित करें। बीजामृत से बीज का उपचार। बीजामृत एक अच्छा फफूंदनाशक एवं जीवाणुनाशक है। इसके प्रयोग से बीज जनित बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। आइए जानें बीजामृत कैसे बनाया जा सकता है। इसको बनाने के लिए हमें निम्न सामग्री की जरूरत पड़ती है। गौमूत्र 1 लीटर, गाय का गोबर 1 किलो, चूना 10 ग्राम, दीमक की मिट्टी 50 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम, पानी 4 लीटर, सूती या मार्किन का कपड़ा। बीजामृत बनाने की विधि। सर्वप्रथम 1 किलोग्राम ताजे गोबर को कपड़े में बांधकर 4 लीटर पानी से भरे बर्तन में 12 घंटे के लिए लटका कर रख दें। एक अलग बर्तन में 10 ग्राम चूने को 50 मिलीलीटर पानी में 10 घंटे तक भिगो दें। बीजामृत बनाने के समय कपड़े में बंधे गोबर को अच्छे से उसी बाल्टी में निचोड़ लें और उसमें 1 लीटर गौमूत्र, चूने का पानी, 50 ग्राम दीमक का मिट्टी और 10 ग्राम हल्दी पाउडर को अच्छी तरह से मिला लें। तैयार बीजामृत से सभी तरह के फसल के बीजों का उपचार किया जा सकता है। बीज उपचार करने का तरीका। 1 किलो बीज को जमीन या एक बोरे पर फैला दें और उसके ऊपर 200 से 250 ml बीजामृत को डालें। उसके बाद बीजों को अच्छी तरह से हाथों से मिला लें। इसके बाद इसे छांव में सुखा के बुआई के लिए उपयोग करें। गौमूत्र से बीज का उपचार। किसान गौमूत्र से भी बीज का उपचार कर सकते हैं। इसके लिए 1 भाग गौमूत्र को 8 भाग पानी में मिला के घोल बनाते हैं और बीज या पौधे को इस घोल में कम से कम 15 मिनट तक डाल के बीज उपचार करते हैं। सूक्ष्म जीव से बीज का उपचार। किसान स्यूडोमोनास एवं ट्राइकोडर्मा से जैविक उपचार करते हैं। स्यूडोमोनास एक मित्र जीवाणु है जो पौधों को कई तरह के जीवाणु जनित रोग से बचाता है। ट्राइकोडर्मा एक मित्र फफूंद है जो पौधों को रोग से बचाता है। इस्तेमाल करने का तरीका। प्रति 1 किलोग्राम बीज को 10 ग्राम स्यूडोमोनास एवं 6 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा से उपचार करना चाहिए। जरूरत के हिसाब से नर्सरी बेड एवं मुख्य जमीन में इसको कंपोस्ट के साथ मिलाकर प्रयोग किया जा सकता है। ध्यान रखें कि रासायनिक खाद, फफूंदनाशी एवं कीटनाशी दवा इसके सीधे संपर्क में नहीं आए और किसी भी रासायनिक फफूंदनाशी एवं कीटनाशी दवा इस प्रकार के मित्र सूक्ष्म जीव के प्रयोग से पहले या बाद में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। देसी बीज जो है यहीं के वातावरण में पला है, बढ़ा है और यहाँ का जो वातावरण है वो
छूट करता है। इसलिए देसी बीज में जैविक खाद अच्छे से असर करती है। और जितने भी हम जैविक कीटनाशक दवाइयाँ जैसे बनाते हैं, ये जितने भी पेड़ पौधे में जो कीट लगते हैं तो कीट को बचाने के लिए देसी दवाइयाँ बनाते हैं, वो देसी बीज पर बहुत अच्छा असर करते हैं। हम लोगों ने 10 जगह पे ऐसे ही छोटा छोटा एक बीज बैंक जैसे बनाए हैं और 10 किसान जो हैं उनको भी बीज बचाना है कैसे है उनको जानकारी देते हैं, तो वो किसान भी बीज बनाते हैं। तो इस प्रकार से जितना देसी बीज का हमारा जो नेटवर्क है ये पूरा परसवाड़ा एरिया में और लामता तक के पूरा फैला हुआ है। मिट्टी का प्रबंधन। मिट्टी जीवंत होता है जिसमें असंख्य मात्रा में सूक्ष्म जीव रहते हैं। प्राकृतिक खेती में किसान को फसल के बजाय मिट्टी की उर्वरता पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। रासायनिक खाद और कीटनाशक के प्रयोग से मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव एवं केंचुआ आदि मर जाते हैं और मिट्टी को निर्जीव व बंजर बना देते हैं। इसलिए मिट्टी को पुनः जीवित करने के लिए इसमें सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों के हेतु एक उन्नत मिश्रण जमीन को उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। देखिए, रासायनिक वाला मिट्टी है, खेत है। इस खेत में उखाड़ने में ये ताकत लगती है। ये रासायनिक खेत का मिट्टी है। ये मिट्टी कड़ा है, ये मिट्टी कड़ा है और इसमें जो केचुआ के जो छिद्र हैं वो छिद्र नहीं दिखते हैं। ये देखिए, ये जैविक वाला मिट्टी है, जैविक खेत है। जैविक खेत में एक बार में इतनी सारी मिट्टी आ गई और इतनी सारी मिट्टी आने के बाद में इस मिट्टी में देख रहे हैं कि बारीक बारीक बहुत सारे छिद्र जो हैं जिससे केचुआ अंदर जाते हैं। ये देखिए, ये बारीक छिद्र दिखते हैं, इससे केचुआ अंदर जाते हैं और बरसात के समय में केचुआ इसमें बहुत सारे दिखते हैं। और इसमें केचुआ के बारीक छिद्र हैं तो इस कारण से इसमें जो पानी है, पानी ज़्यादा दिन तक की नमी इसमें बनी रहती है। जब पहले पानी हम चलाते थे तो पानी खेत में जब नहर से अगर पानी चलाते हैं तो पानी कम लगता था। वो कम इसलिए लगता था कि इसमें केचुआ के छिद्र कम थे, तो एक बंदी जो है वो आधा घंटा में भीग जाती थी और पानी ऊपर ऊपर चले जाए, 2 दिन 3 दिन में सूख जाती थी। लेकिन जब से जैविक खेती कर रहे हैं तो जहाँ पे हमको आधा घंटा पानी चलाने में लगता था उसमें ज़्यादा लगता है, लेकिन सीधे सीधे 15 दिन 20 दिन जमीन एकदम से गीली रहती है। सूक्ष्म जीव का प्रयोग। इन सूक्ष्म जीवों के मिश्रण को किसान विभिन्न उपाय के रूप में तैयार कर सकते हैं, जैसे कि जीवामृत, घन जीवामृत, वेस्ट डीकंपोजर एवं जैव उर्वरक इत्यादि। जीवामृत। जीवामृत बनाने के लिए हमें निम्न सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। गाय का गोबर 1 किलो, गौमूत्र 1 लीटर, बेसन 100 ग्राम, गुड़ 100 ग्राम, पानी 20 लीटर, 1 मुट्ठी दीमक मिट्टी। बनाने की विधि। जीवामृत बनाने के सभी सामग्री को एक मिट्टी या प्लास्टिक के बर्तन में मिलाकर 2 से 3 दिन के लिए छाया में सड़ने के लिए छोड़ दें और नियमित रूप से सुबह शाम लकड़ी से इस मिश्रण को हिलाते रहें। 2-3 दिन बाद जीवामृत तैयार हो जाता है। प्रयोग की विधि। जीवामृत का प्रयोग खेतों में सीधे सिंचाई जल के साथ एवं पौधों पर इसे छान करके छिड़काव किया जा सकता है, जिसमें जीवामृत को सिंचाई जल के माध्यम से डालने के लिए हमें 1 एकड़ जमीन के लिए 80 से 100 लीटर तैयार जीवामृत को 15-15 दिन के अंतराल में 3 बार प्रयोग करना चाहिए तथा खड़ी फसल में छिड़काव करने के लिए 50 मिलीलीटर जीवामृत को प्रति लीटर पानी में डालकर प्रयोग करें। बनाने के बाद जीवामृत को कुछ दिन तक ही रख सकते हैं। घन जीवामृत। घन जीवामृत को प्रति एकड़ 200 किलो की मात्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। तैयार घन जीवामृत को जूट के बोरे में भरकर 1 साल तक प्रयोग कर सकते हैं। घन जीवामृत बनाने की विधि।
10 किलो गोबर की खाद या केंचुआ खाद लें और इसमें जीवामृत की इतनी मात्रा को मिलाएं कि मुट्ठी बंद करने पर खाद लड्डू जैसी बन जाए। अब इस मिश्रण को छाया में रखें और जूट की बोरी से ढककर 2 दिन तक छोड़ दें। सूख जाने पर यह मिश्रण घन जीवामृत के रूप में बनकर तैयार हो जाता है। डीकंपोजर भारत सरकार की राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र द्वारा बनाया गया एक उत्पाद है। ये एक मित्र सूक्ष्म जीव का मिश्रण है जो मिट्टी की हर तरह की जरूरत को पूरा कर सकता है। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। एक ड्रम में 200 लीटर पानी लें, उसमें एक बॉटल वेस्ट डीकंपोजर और 2 किलोग्राम गुड़ डालना है। इसको दिन में कम से कम 2 बार लकड़ी की सहायता से घुलाएं। ये घोल 5 से 7 दिन में दूधिया रंग का हो जाता है और ये पूरी तरह से इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है। घोल को 6 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इस घोल को मिट्टी में सीधे डाल के या सिंचाई के पानी में मिला के मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। जैविक खाद सूक्ष्म जीव को मिट्टी में मिलाने के बाद इसको बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण के साथ साथ भोजन के लिए जैविक खादों की व्यवस्था करनी पड़ती है। आइए अभी देखते हैं कि मिट्टी में जैविक खाद कैसे प्रयोग कर सकते हैं। किसान मुख्यतः 3 प्रकार के तरीकों को अपनाकर मिट्टी को जैविक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं, जैसे कंपोस्ट का प्रयोग, हरी खाद का प्रयोग और आच्छादन। कंपोस्ट खाद सदियों से किसान खेत खलिहान से बचे अवशेष तथा पशुधन से प्राप्त गोबर आदि को इकट्ठा कर अपने खेतों में प्रयोग करते आए हैं। आज किसान कुछ नई विधि को अपनाकर गुणवत्तापूर्ण उत्कृष्ट कंपोस्ट खाद बना रहे हैं। कंपोस्ट बनाने की विधि। कंपोस्ट खाद बनाने की और 3 प्रक्रियाएं इस प्रकार हैं, जैसे हीप नाडेप खाद, भू नाडेप खाद, शिवांश खाद। हीप नाडेप खाद ये एक जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया है जो फसल को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों को पूरा करता है। हीप नाडेप खाद बनाने के लिए हमें निम्न सामग्री की जरूरत पड़ती है। वेस्ट डीकंपोजर का घोल, घर का कचरा जैसे गोबर, राख, हरी सब्जियों के छिलके इत्यादि। बनाने की विधि। हीप नाडेप खाद बनाने के लिए हमें जहां पर भी घर का कचरा फेंकते हैं, जैसे गोबर, गौमूत्र, राख एवं सब्जियों के छिलके, उसी ढेर में वेस्ट डीकंपोजर प्रति टन 20 से 25 लीटर का छिड़काव कर कचरे को अच्छी तरह से मिला देते हैं। इसके पश्चात चारों तरफ से ढेर को छपाई कर देते हैं और छपाई के बाद उसमें 1 या 1.5 इंच व्यास वाला पाइप डाल देते हैं, जिससे हवा का मिश्रण हो सके। पाइप नहीं होने पर डंडे के सहारे ढेर में 2 से 4 छेद भी कर सकते हैं। लगभग 2 से 4 दिन में ढेर में दरार आती है तो उसे गोबर से लिपाई करके बंद कर देते हैं। इस प्रकार करने से लगभग 45 दिनों में अच्छी खाद तैयार हो जाती है। सावधानी, कचरे के ढेर से जो गलने लायक ना हो उनको निकाल देते हैं, जैसे पॉलीथीन, कांच, पत्थर, लकड़ी आदि के टुकड़े। उपयोग। खेत तैयारी करने से पहले इसे डाल दें, फिर खेत की जुताई करें। इसकी मात्रा प्रति एकड़ 18 क्विंटल दे सकते हैं। भू नाडेप खाद। आइए जानें भू नाडेप खाद कैसे बनाई जाती है। सर्वप्रथम एक गड्ढा खोदते हैं जिसकी लंबाई 10 फीट, चौड़ाई 10 फीट, गहराई 3.5 फीट। एक बार गड्ढे की खुदाई हो जाने के बाद गड्ढे के निचली परत से आधी फीट के अंतराल पर सूखा व गीले पेड़ के पत्ते डालते हैं। फिर उसमें गोबर डालते हैं। फिर 1-1 फीट के अंतराल की परत में पानी एवं 100 लीटर तैयार जीवामृत को गड्ढे की परत के चारों तरफ डालते हैं। एक बार गड्ढे भर जाने पर उसके ऊपरी परत पे मिट्टी का लेप लगाकर ढक देते हैं और 4 महीने तक छोड़ देते हैं। 4 महीने के बाद उसे गड्ढे से निकालकर छायादार जगह में रख देते हैं। शिवांश खाद।
हंस फाउंडेशन के द्वारा किसान की सहायता के लिए शिवांश खाद की प्रस्तुति से एक नया उपाय सिखाया गया है, जिसमें सिर्फ 18 दिनों में किसान बिना किसी खर्चे से अपने खेत के लिए कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। इसमें 3 भाग सूखी सामग्री जैसे धान का पुआल या गेहूं का भूसा, सूखा पत्ता एवं 2 भाग हरी सामग्री जैसी हरी घास, पत्तियां और 1 भाग ताजा गोबर की जरूरत होती है। इस प्रक्रिया में 4 फीट की ऊंचाई और 4 फीट की चौड़ाई का गोलाकार में जाल के सहारे से खाद का ढेर बनाया जाता है। सबसे नीचे सूखी सामग्री 3 भाग और इसके ऊपर हरी सामग्री 2 भाग और सबसे ऊपर 1 भाग ताजा गोबर डाला जाता है। हर सामग्री के ऊपर जरूरत के हिसाब से पानी भी डाला जाता है। इस तरह 5 से 6 परत में सामग्री डालनी चाहिए, जैसे ढेर जाल के ऊपर तक आ जाए। इस ढेर को 4 दिन के बाद पलटना चाहिए। इसके बाद हर 2 दिन में पलटना चाहिए, ताकि अंदर का सामग्री बाहर की तरफ और बाहर की सामग्री अंदर की तरफ रखी जाए। हर बार मिलाने के बाद इसको प्लास्टिक से ढक देना चाहिए। जरूरत के हिसाब से पानी का छिड़काव भी करना चाहिए। पानी का प्रयोग कितना करें, इसके लिए आप उसके ढेर की सामग्री को मुट्ठी में दबाएं तो कुछ बूंद पानी की निकलनी चाहिए। ढेर के अंदर हाथ डालने से ढेर में इतना गर्म होना चाहिए जिससे हाथ सिर्फ कुछ सेकंड से ज्यादा अंदर में रखना संभव नहीं हो सके, तथा कम गर्मी होने से कुछ मात्रा में ताजा गोबर डाला जा सकता है और ज्यादा गर्मी होने से कुछ सूखी सामग्री मिलाई जा सकती है। इस प्रकार 18 दिन के बाद ढेर में गर्मी खत्म हो जाती है और कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है। हरी खाद। हरी खाद मुख्यतः फलीदार दलहनी फसलें होती हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। लोबिया इत्यादि हरे खाद के रूप में उगाए जाते हैं। आच्छादन। सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव और केंचुआ खेती में अहम भूमिका निभाते हैं, परंतु इसकी वृद्धि और क्रियाशील करने के लिए अंधेरा और नमी जैसे अनुकूल जलवायु की जरूरत होती है। इसी प्रकार की जलवायु बनाने हेतु आच्छादन प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें खाली पड़ा हुआ खेत की मिट्टी 2-3 इंच की मोटाई में आच्छादित की जाती है। प्राकृतिक खेती में आच्छादन मुख्यतः 2 तरीके से किए जाते हैं, सूखा आच्छादन एवं जीवित आच्छादन। फसल के अमल होने के बाद जो अवशिष्ट रह जाते हैं उसको सूखा आच्छादन के रूप में खेत में डाल देते हैं। धान, गेहूं, मक्का और मंडुआ जैसे फसल की पुआल, बड़े सूखे पत्ते आदि इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जबकि जीवित प्रक्रिया में आच्छादन मुख्य फसल के साथ कुछ अलग फसल को किया जाता है। हरी खाद में इस्तेमाल होने वाली सब फसल जीवित आच्छादन का काम करती हैं। ध्यान देना चाहिए कि जीवित आच्छादन के रूप में पौधा इस्तेमाल होता है वो खरपतवार को उगने न दे, यानी कि पूरे खेत की मिट्टी को फसल से ढक दिया जाए। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी जमीन सालों भर आच्छादित रहे। आच्छादन प्रक्रिया में किसान को बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि मिट्टी में नमी बहुत दिनों तक बनी रहती है, जिससे अधिक दिन तक फसल बचेगी और आजकल वर्षा की अनियमितता से हमारी खेती को ये बचाएगा। जमीन या फसल को अधिक गर्मी, अधिक ठंडी और अधिक वर्षा से बचाता है। मिट्टी खुली नहीं रहने से खरपतवार की समस्या से मुक्ति मिलती है। वर्षा होने पर पानी के बहाव में मिट्टी के गाद का कटाव रुकता है और पानी धीरे धीरे जमीन में घुसता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है। जमीन में उपस्थित सभी प्रकार के सूक्ष्म और बड़े जीव को खाना मिलता है एवं सर्वोपरि एक अच्छी संतुलित मिट्टी बनाने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक खेती के तीसरे पहलू की, कीटों और रोगों से बचाव। पौधों को कीटों और रोगों से बचाने के लिए घरेलू दवा बनाई जा सकती है। इस दवा को बनाने की सामग्री प्रायः गांव से ही मिल जाती है। इस दवा को आसानी से घर में ही बनाया जा सकता है, जैसे मटका काथ, अग्नियास्त्र, नीमास्त्र, मठास्त्र, समेकित नाशी जीव प्रबंधन के उपाय। मटका काथ
मटका काथ को कहीं कहीं मटका खाद या हांडी खाद भी कहते हैं। मटका काथ बनाने के लिए हमें निम्न सामग्री की जरूरत पड़ती है। गाय का गोबर 2 किलो, गौमूत्र 2 लीटर, गुड़ 100 ग्राम, बेसन 100 ग्राम, नीम की पत्ती 100 ग्राम, पपीते की पत्ती 100 ग्राम, केले की पत्ती 100 ग्राम, दीमक की मिट्टी 100 ग्राम, पानी 2 लीटर। बनाने की विधि। मटका काथ बनाने के लिए सभी सामग्री को अच्छे से कूट के मिला लें एवं मिट्टी के बर्तन में भर के 15 दिन तक रखें। 15 दिनों के बाद उपरोक्त सामग्री को निचोड़कर काथ निकाल लें तथा काथ को मार्किन कपड़े से छान लें। उपयोग। तैयार मटका काथ को 5 लीटर पानी में 100 मिलीलीटर काथ को मिलाकर खड़ी फसल में इसका छिड़काव करें तथा छोटी फसल के पौधे के लिए 10 लीटर पानी में 100 मिलीलीटर काथ को मिलाकर छिड़काव करने से सभी प्रकार के कीट एवं बीमारी पर नियंत्रण किया जाता है। मटका काथ का स्प्रे सुबह या शाम को ही करना चाहिए। अग्नियास्त्र। अग्नियास्त्र को सभी प्रकार के रस चूसने और छेदने वाले कीड़ों के नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अग्नियास्त्र बनाने के लिए हमें निम्न सामग्री की जरूरत पड़ती है। गौमूत्र 1 लीटर, नीम पत्ती 500 ग्राम, तंबाकू पत्ता 100 ग्राम, हरी मिर्च 50 ग्राम, लहसुन 50 ग्राम। बनाने की विधि। अग्नियास्त्र बनाने के लिए इन सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से कूट लें। कूटी हुई सामग्री को गौमूत्र में मिलाकर उबाल लें। इसके बाद इसे ठंडा करने के लिए 24 घंटे तक छाया में रख दें। तैयार मिश्रण को सूती कपड़े से छान लें। इस छने हुए मिश्रण को बोतल में भरकर रख लें। एक बार तैयार किए गए अग्नियास्त्र दवा को 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अग्नियास्त्र को पौधों पर छिड़काव करके प्रयोग करते हैं। प्रयोग। 20 से 30 मिलीलीटर अग्नियास्त्र के घोल को 1 लीटर पानी में मिलाकर पौधों पर स्प्रे करने से सभी प्रकार के कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है। नीमास्त्र। नीमास्त्र को सभी प्रकार के रस चूसने और फल एवं तना छेदने वाले कीड़ों के नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसमें प्रयोग की गई नीम की पत्तियां एंटीबायोटिक का काम करती हैं। नीमास्त्र बनाने के लिए हमें निम्न सामग्री की जरूरत पड़ती है। गाय का गोबर 1 किलोग्राम, गौमूत्र 1 लीटर, नीम पत्ती 1 किलोग्राम, पानी 20 लीटर, मिट्टी या प्लास्टिक का बर्तन 1। बनाने की विधि। नीमास्त्र बनाने के लिए 20 लीटर पानी में 1 किलोग्राम गोबर, 1 लीटर गौमूत्र एवं 1 किलोग्राम कुटी हुई नीम की पत्तियों को मिलाकर 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं तथा सुबह शाम लकड़ी के डंडे से मिश्रण को हिलाते रहते हैं। उसके बाद तैयार मिश्रण को सूती के कपड़े से छान लें। यह मिश्रण नीमास्त्र के रूप में जाना जाता है। उपयोग। 40 से 50 मिलीलीटर नीमास्त्र के घोल को 1 लीटर पानी में मिलाकर पौधों पर स्प्रे करने से सभी प्रकार के रस चूसने तथा फल एवं तना छेदक कीड़ों का नियंत्रण किया जाता है। अब इसे बोतल में भरकर आप संरक्षित रख सकते हैं। एक बार तैयार किए गए नीमास्त्र को 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मठास्त्र। खट्टा छाछ। मठास्त्र एक जीवाणुनाशक, फफूंदनाशक, विषाणुनाशक रोग के नियंत्रण के लिए किया जाता है। मठास्त्र बनाने के लिए हमें निम्न सामग्री की जरूरत पड़ती है। खट्टा छाछ 1 लीटर,
पानी 20 लीटर। बनाने की विधि। मठास्त्र बनाने के लिए 1 लीटर खट्टे छाछ को 20 लीटर पानी में मिलाकर एक लकड़ी के डंडे से अच्छी तरह से मिलाते हैं। प्रयोग। मठास्त्र का उपयोग मुख्यतः फसल की वृद्धि तथा फूल एवं फल के आने के समय पौधों पर छिड़काव करते हैं। समेकित रोग एवं कीट प्रबंधन के उपाय। प्राकृतिक खेती में विभिन्न रोग और कीटों की समस्या से बचने के उपाय के साथ साथ किसान कुछ नई विधि भी अपनाते हैं, जैसे पीले ट्रैप का प्रयोग। इसमें किसान खेतों में पीले रंग का प्लेट या कार्ड लगाते हैं, जिसमें चिपकने वाली गोंद लगाकर रखते हैं। पीले रंग से आकर्षित होकर कीट इसके पास आते हैं और इसमें चिपक जाते हैं। इसी प्रकार से फेरोमोन ट्रैप का भी इस्तेमाल होता है। इसमें मादा कीट का गंध होती है, जिससे नर कीट आकर्षित हो जाते हैं और इसमें फंसकर मर जाते हैं, जिससे इनकी संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ किसान अपने क्षेत्र में कुछ पेड़ की डाली और जड़ी भी खेतों में डाल देते हैं, जिसकी गंध से शत्रु कीट नहीं आते हैं। खेतों में अगर हम पक्षी को बैठने के आश्रय के लिए खंभा डालें और पेड़ लगाएं, जिससे विभिन्न प्रकार के पक्षी इस पर बैठेंगे और उनके द्वारा कीटों को खाने से खेतों की फसल को आप बचा पाएंगे। कुछ किसान गेंदे के फूल के कुछ पौधों की खेती के अंदर या चारों तरफ लगा देते हैं, जो विभिन्न रोग एवं कीटों से मुख्य फसल को बचाते हैं। मिश्रित खेती करने से भी रोग के विस्तार में कमी आती है। इसके अलावा और एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए कि किसान को एक ही फसल को एक जमीन में बार बार नहीं लगाना चाहिए। इसलिए अलग अलग परिवार की फसल को अदला बदली करके खेती करनी चाहिए। इससे मिट्टी के अलग अलग तत्वों का सही इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ रोग एवं कीट की मात्रा घटती है। और अंत में बात करते हैं उन्नत फसल परिचालन। विशेष देखभाल। फसलों से ज्यादा अच्छा परिणाम प्राप्त करने हेतु हर किसान को पौष्टिक तत्वों के साथ साथ लगातार हवा पानी की जरूरत को भी पूरा करना होता है। अधिक पानी वाली जमीन में रहने से पौधों की जड़ और सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन मिलने में असुविधा होती है और जड़ सड़ जाती है। इसलिए जमीन में पानी जमा न रहे, इसका ध्यान देना चाहिए। वर्षा आधारित खेती में इसके लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पिट में पौधा लगाने से अधिक मात्रा में पानी को मिट्टी में रखा जा सकता है, जिससे पौधा अधिक दिन तक जीवित रहता है। जहां तक संभव हो, जमीन को समतल करके मेड़ बंधी करके लंबा गहरा नाला और खेत में तालाब आदि खोदाई करके वर्षा के पानी को जमीन में ज्यादा से ज्यादा रोका जा सकता है। पौधों की जड़ जितनी शक्त प्रसारित होगी, पौधा उतना ही स्वस्थ होगा। इसके लिए मिट्टी को हल्का रखने की जरूरत है। कोड़ाई करके मिट्टी को हल्का किया जा सकता है और पौधों को जरूरत के हिसाब से जितना हो सके फसल के अनुरूप उचित दूरी में लगाना चाहिए तथा जिस फसल में बिचड़ा लगाया जाता है, जितना संभव हो कम दिन का बिचड़े को बिना जड़ को नुकसान किए हुए जमीन में लगा देना चाहिए। मिट्टी को हल्का करने के लिए जड़ की सही बढ़ोतरी के लिए खेत को समय समय पर निकाई कोड़ाई करते रहना चाहिए। मिश्रित फसल की खेती। प्राकृतिक खेती में किसान मिश्रित खेती को अपनाते हैं। आइए देखते हैं कि मिश्रित खेती कैसे होती है। अलग अलग फसल से अधिक उपज लेने के लिए क्षेत्र की जलवायु के अनुरूप खेती की प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। कुछ फसल ज्यादा धूप की मांग करते हैं, जबकि कुछ अन्य फसल जैसे हल्दी, अदरक छाया में अच्छे होते हैं। कुछ जमीन के ऊपर अच्छे होते हैं और कुछ फसलें जैसे कुंदरू, खीरा, लौकी, करेला आदि मचान में अच्छी पैदावार देते हैं। जमीन की किस्म, मौसम और फसल के अपने बीच में सुसंगति के अनुसार मिश्रित फसल का चुनाव होता है। आजकल मचान खेती अपनाकर बहुत किसान 4 से 5 फसल एक ही जमीन में एक ही समय में उगाकर लाभान्वित हो रहे हैं। इस प्रक्रिया में किसान को कई किस्मों का फायदा मिलता है। पानी की कम जरूरत होती है, खरपतवार में कमी आती है
और अत्यधिक बारिश, ठंडी या गर्मी से फसल को बचाव होता है और मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। बदलाव करने के लिए हमने जैविक खेती प्रारंभ किए और जैविक खेती से हमको शुरू में तो उतना लाभ नहीं मिला। उसके बाद 1 वर्ष के बाद जैसे हम जैविक खेती चालू की, उस दूसरे वर्ष में हमको बहुत अच्छे से लाभ मिला। जैसे मार्केट में हम लोग जो मंडी से आता है वो 10 रुपया किलो रहता है। हम लोग कहे कि हमारे आजीविका से है, आजीविका खाद से बना हुआ है और ताज़े भी हैं। हम लोग 20 रुपये भी देते हैं तो लेते थे, इसलिए हमारा फायदा होता है। सोडा डालते थे तो मछली सोडा के प्रभाव से मछली हमारे खेतों में नहीं आती थी, मर जाते थे, बंदियाज में ख़त्म हो जाते थे। और जब से हमने गोबर खाद का उपयोग किए हैं तो हमारे खेतों में हम बारिश में, सावन में, भादों में, कुआर में हर दम मछली खाते हैं, वो भी बारीक वाली। जहां जैविक खेती अपनाकर किसान अपना जीवन स्तर अच्छा करने में सफल हुए हैं, वहीं जैविक खेती से जो सार्थक परिणाम भी सामने आए हैं, उसमें प्रदूषण मुक्त वातावरण, कीटनाशक जहर मुक्त खेती तथा गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक उत्पाद एवं अधिक उत्पाद से किसानों को ज्यादा बचत हासिल हुई है, जिससे टिकाऊ खेती की ओर उनके बढ़ते कदम परिवार की खुशहाली के आंगन उनके बच्चों की किलकारियों से गूंज रहे हैं। जैविक खेती में जमीन ढीली रहती है, जो हमारे केंचुआ मित्र रहते हैं वो भी जिंदे रहते हैं और जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है जमीन में, पौधों में। तो उससे जो सब्जी निकलता है, जो धान फसल जो निकलती है, उसमें ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व रहता है। उसमें मनुष्य खाने से स्वस्थ रहते हैं, अच्छे दाम में बाजार में बिकती है सब्जी। सबसे बड़ी बात है कि हमको पैसा ज़्यादा लगा सोडा में, और जो हमने घर में जैविक खाद बनाना शुरू किए तो उसमें हमको सिर्फ मेहनत लगी, पैसा नहीं लगा हमको। जैविक खेती से जो ये वाला जैविक खाद से बना हुआ जो लहसुन की पत्ती है, इसका सर चीला या कुछ खाओगे तो इसका स्वाद अच्छा लगेगा। और जैसे भट्टा मिर्ची हो, इसमें भी स्वाद अच्छा रहता है जैविक खेती से। और जो अभी जो जैविक खेती कर रहे हैं तो सब गाँव में मिल जाता है, जो भी नीम पत्ती वगैरह जो बनाना है तो गांव से जाके ला लेते हैं दीदी लोग और बना लेते हैं। जैसे अपने गांव से हैं तो बाकी दीदी लोगों को मालूम है दवा बनाना, खाद बनाना, तो दीदी लोग अपने स्वयं घर में बना लेते हैं। नीम अस्त्र, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र ये बनाना चालू किए। हमारा मेहनत से तो हम खाद ही बनाते तो वो भी हमारा पैसा बचा सोडा से, और है तो दवा जो बनाते हाथ से वो उससे भी पैसा बचा, तो हमारा 15-20 हज़ार रुपये यहीं पे बच गया। पहले बहुत यानी कि हमारी गंभीर हालत थी मान के चलो, और अभी जब पैसे की आवक बनने लगी तो हमने बहुत सारा सामान बनाए, घर बनाए, फिर तो गाड़ी लिए, टीवी लिए, पिछले साल अभी 50 डिसमिल खेत भी लिए। खेत मेरे नाम पे अभी जो लिए हमने सब्जी बेच करके, तो वो वाला खेत पूरा मेरे नाम पे। यहाँ पे करीब करीब हमने 3500 किसानों के साथ आज जीवामृत का तकनीक अपना के आज 7000 किसान तक हम पहुँच गए हैं। 200 से 300 समूह ऐसे हैं जो 1 लाख से 4 लाख 5 लाख तक समूह में बचत की है। आज 400 से 500 दीदी लोग ऐसे हैं जो बाजार में जाके अपनी सब्जी बेचती है। पहले किसान जो है अपना मार्केट जाता था तो अब खरीदने जाता था, लेकिन आज जो किसान है वे अपना सामान बेचने जाता है। प्रधान संस्था के द्वारा मध्य प्रदेश में किए गए जैविक खेती के कार्यों ने यहाँ की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल दी हैं। वो वक्त दूर नहीं जब मध्य प्रदेश सहित देश के बाजारों में पौष्टिक फल सब्जी मिलेगी। चलो री बार हंसले ढूंढे चलो री बार